नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त मेहनत भी कर रहे होंगे। अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए 100% वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का। यहाँ से जितना भी आज हम क्वेश्चन बतलाएंगे 100% एग्जाम में टकराएगा। आप लोग का गेस क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितना भी हम प्रश्न बतलाएंगे उसको याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज हम 3 क्लास बतलाएंगे और 3 क्लास में सारा 40 का 40 नंबर कंप्लीट करवा देंगे। तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि फर्स्ट क्लास है, और यहीं से आप लोग को 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने अकेले अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, संसाधन को परिभाषित कीजिए। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जैसे नल हो गया, बोर्ड, मोबाइल, साइकिल, घड़ी, बेंच, टेबल, डेस्क, जितना भी है सभी क्या है? संसाधन है। यानी याद हो गया कि मानव के जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संभावी और संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी और संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले संभावी संसाधन देखते हैं कि ऐसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है। ऐसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे संभावी संसाधन कहा जाता है। उसे संभावी संसाधन कहा जाता है। अगला है संचित कोष संसाधन। क्या है? ऐसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो याद हो गया होगा साथियों। चलिए मेरे साथ एक बार और बोलिए। संभावी संसाधन यानी ऐसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे संभावी संसाधन, यानी संभावी से जो भविष्य में उपयोग होगा संभावना है उसे क्या? संभावी संसाधन है। संचित कोष यानी ऐसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएं और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो देखिए साथियों, 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हैं कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। यानी जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार के रूप में खेती की जुताई की जाती है, इसे ही समोच्च कृषि कहा जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए, या हम बोल सकते हैं क्या, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, उसे ही समोच्च कृषि कहते हैं। जैसे याद रहेगा वैसे याद कर लीजिएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, इसे ही समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो याद रखिएगा साथियों कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कैसी कृषि? पट्टिका कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती है। इस कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है मृदु जल क्या होता है? मृदु जल क्या होता है? पीने योग्य मीठा जल को मृदु जल कहा जाता है। पीने योग्य मीठा जल को मृदु जल कहा जाता है। मृदु जल में लवण नहीं होता है। मृदु जल में लवण नहीं होता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन एक ही बार में देख लेते हैं क्या है
कि क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जल, विद्युत उत्पादन और उद्योग के जलापूर्ति। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ क्या है? बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जल, विद्युत उत्पादन, उद्योग की जलापूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। तो नदी घाटी परियोजना के लाभ निम्नलिखित हैं। नदी पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जाता है। नदी पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जाता है। नदी पर बांध बनाकर सिंचाई की जाती है। नदी पर बांध बनाकर सिंचाई की जाती है। साथियों तो याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा लिमोनाइट। लौह अयस्क के प्रकार क्या है? लौह अयस्क के 3 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक भी कर दीजिएगा तो अच्छा रहता है। चलिए देखिए, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम बताइए। झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक यानी झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि में पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची, लोहारदगा, सरायकेला मुख्य लौह उत्पादक जिला है। यानी झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम पलामी में, धनबाद में, हजारीबाग में, रांची में, लोहारदगा में, सरायकेला में लौह उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो याद रखिएगा साथियों कि मैग्नीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात में किया जाता है, लोहा और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, शुष्क बैटरी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, चमड़ा में किया जाता है, माचिस में किया जाता है, पेंट में किया जाता है और कीटनाशक दवा बनाने में किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है साथियों? तो जंगरोधी इस्पात बनाने में, लोहा और मैग्नीज के मिश्र धातु में, शुष्क बैटरी में, फोटोग्राफी में, चमड़ा में, माचिस में, पेंट में और कीटनाशक दवा बनाने में किया जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का साधारण परिचय दीजिए। तो याद रखिए साथियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। यहाँ से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, खनिज 2 प्रकार के होते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। चलिए साथियों धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए, धात्विक खनिज यानी वैसे खनिज जिसमें धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। वैसे खनिज जिसमें धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकील, मैग्नीज। वैसे खनिज जिसमें धातु होता है उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज यानी वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभड़क और जिप्सम। तो याद हो गया साथियों, इतना तो याद हो जाएगा। चलिए फिर से हमारे साथ बोलिए कि धातु 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज यानी वैसे खनिज जिसमें धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज। अधात्विक खनिज वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभड़क, जिप्सम। तो साथियों याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। जो कि 2019 में क्वेश्चन वही पूछा गया। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस भाषा बदला गया। चलिए अंतर बतलाते हैं क्या है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा क्या है अंतर, कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। पहला आंसर क्या हो गया कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा अंतर हो गया कि एक कठोर और चमकीले होते हैं, यानी धातु कठोर और चमकीले होते हैं। अधातु यानी अधात्विक खनिज अपनी चमक नहीं होती, अपनी चमक होती है। अधात्विक खनिज में अपनी चमक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला देखिए पॉइंट क्या है कि यह प्रायः अग्नीय चट्टान में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नीय चट्टान में पाए जाते हैं और अधात्विक खनिज परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। चौथा देखिए कि धात्विक खनिज को पीटकर तार बनाया जा सकता है, यह पीटने पर टूटता नहीं है। अधात्विक खनिज को पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, यह पीटने से टूट भी सकता है। चलिए तो आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल में। यहाँ तक इंतज़ार किए हैं तो आप लोग को नंबर भी बेस्ट मिलेगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही दूसरा क्लास में हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लाएंगे जिससे आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक एक वीडियो करके हर एक सब्जेक्ट लाएंगे और यहाँ के अलावा और भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।